नमस्कार। आप देख रहे हैं संवाददाता न्यूज़ नेटवर्क का विशेष प्रसारण। 1948 में जब भाभा ने नेहरू को एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया, तो नेहरू ने मेघनाथ साहब से सलाह मांगी। मेघनाथ साहब प्रस्ताव सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कहा कि पहले एटॉमिक साइंटिस्ट तो लाओ, अपने विश्वविद्यालयों में एटॉमिक साइंस पढ़ाना शुरू करो, फिर रिसर्च सेंटर बनाना। भाभा ने टाटा ग्रुप से मदद लेकर काम जारी रखा। कहने का तात्पर्य यह कि जब आप कोई नया काम करने निकलते हैं तो आपको यह देखना पड़ता है कि क्या उसके लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि हमारे नीति नियंताओं को अचानक इंडियन नॉलेज सिस्टम की याद आ गई और उन्होंने बिना एपिस्टेमोलॉजी, पेडागॉजी, स्कोप या सिलेबस की चर्चा किए बस एक शगुफा छेड़ दिया, जिस पर एक विवाद जैसा माहौल बन गया। हालिया विवाद के केंद्र में है योगेंद्र यादव तथा रामनाथन द्वय, स्वाति तथा रमेश। हालांकि मैं इनके द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेखों को विरोधाभासी नहीं मानता। वे लगभग एक ही बात अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। इसके पहले कि मैं इनके तर्कों और चिंताओं की चर्चा विस्तार से करूं, कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि भारतीय ज्ञान प्रणाली पर पहले से ही शोध हो रहे हैं। जिन्हें इस पर काम करना है वे पिछले 200 सालों से काम कर रहे हैं। बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि यह प्रोजेक्ट कभी रुका ही नहीं। समस्या बस ये है कि वे अलग थलग पड़े हुए हैं और उनके लिए फंड जुटाना मुश्किल कार्य है। उदाहरण के लिए भारत में विज्ञान अध्यापन की परंपरा पर शोध करने वाले ध्रुव रैना और दार्शनिक परंपरा पर शोध करने वाले देवदत्त पटनायक की फंडिंग की समस्याएं बिल्कुल अलग अलग हैं। यदि आप इन सभी विद्वानों को एक विभाग में लाना चाहते हैं तो यह विभाग आवश्यक रूप से मल्टीडिसिप्लिनरी होगा और इसमें सिलेबस तैयार करना टेढ़ी खीर होगा। इसी प्रकार रिसर्च मेथोडोलॉजी के चयन में भी समस्याएं आएंगी। आपको संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों विधाएं अपनानी होंगी जो रिसर्च स्कॉलर में अरुचि पैदा कर सकती हैं। सवाल यह भी है कि क्या आप इस सब्जेक्ट को स्कूली स्तर पर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब आते हैं इस विभाग के स्कोप पर। इसके लिए मैं आपको मध्यकालीन भारत लिए चलता हूँ और चर्चा को स्वास्थ्य शिक्षा तक सीमित कर देता हूँ। अब बताएं, आप परंपरागत भारतीय स्वास्थ्य शिक्षा किसे कहेंगे। मध्यकालीन भारत में 6 शिक्षा परंपराएं कार्यरत थी। भारतीय आयुर्वेद, इंडो अरेबिक, इंडो पर्शियन, इंडो सिंगली तथा इंडो चाइनीज और यूनानी। इनके अतिरिक्त मौखिक आदिवासी परंपराएं दर्जनों थी। अब स्पष्ट करें कि आप सिर्फ हिंदू परंपराओं की बात कर रहे हैं या भारतीय परंपराओं की। यदि आप भारतीय परंपराओं की बात कर रहे हैं तो आपको याद दिला दूं कि ये परंपराएं केवल भारत में विकसित नहीं हुई। भारतीय चिकित्सक भारत के बाहर भी गए और उन्होंने विदेशों में बैठकर चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा आयुर्वेद का अनुवाद किया। उदाहरण के लिए खलीफा हारून अल राशिद का उपचार करने के लिए भारत से इब्न दान को बुलाया गया। ध्यान रहे, इब्न दान हकीम नहीं थे, वैद्य थे। वे बगदाद में ही बस गए और उन्होंने सुश्रुत संहिता तथा आयुर्वेद का अरबी में अनुवाद किया। इसी प्रकार माणक्य ने विश्व शास्त्र के ग्रंथों सरस तथा संझल का फारसी में अनुवाद किया। लिस्ट बड़ी लंबी है, फिर कभी इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। चलिए मान लेते हैं कि आपको बस संस्कृत ग्रंथों की फिक्र है, तो ये ग्रंथ आप लाएंगे कहाँ से। आपकी 10,000 से ज़्यादा संस्कृत तथा तमिल की पांडुलिपियाँ अकेले नीदरलैंड के लाइडन यूनिवर्सिटी में हैं। इंग्लैंड में कम से कम इसकी 2 गुनी होंगी। पुर्तगाल और फ्रांस में भी कुछ तो होंगी ही। क्या करेंगे, उन्हें यहाँ लाएंगे या अपने विद्वानों को वहाँ भेजेंगे। बजट तो आपने घोषित किया नहीं। भारतीय सिंगली तथा भारतीय चीनी परंपराओं की स्थिति और भी जटिल है। आपको याद दिला दूं कि 9वीं से 13वीं शताब्दी में जब ब्राह्मणों ने दक्षिण भारत के बौद्धों पर अत्याचार आरंभ किया तो बहुत बड़ी संख्या में श्रीलंका, तिब्बत तथा चीन पलायन कर गए और उनका ज्ञान भी उन्हीं के साथ चला गया। क्या उस ज्ञान को वापस लाने की कोई योजना है, कोई पाठ्यक्रम, कोई बजट? शिक्षा संस्कृति विभाग का विषय है। इसमें सुधार के सुझाव भी संस्कृति विभाग से ही आने चाहिए। भाभा यदि समाजशास्त्र की बात करे या देवदत्त पटनायक मॉनेटरी पॉलिसी बनाने लगे तो बात अटपटी लगेगी ही। अगली बार कोई नीति बनाएं तो डिटेल श्वेत पत्र भी जारी करें ताकि राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ को संस्कृति पर लिखने बोलने की आवश्यकता न पड़े। राजनीति शास्त्रियों के बोलने से मुझे परेशानी क्या है, समझिए इसे। जब आपको किसी क्षेत्र का ज्ञान न हो तो आप संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं और इस प्रयास में ऐसी गलतियां करते हैं जो पूरे समाज पर बहुत भारी पड़ती हैं। यह एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, इसे समझने के लिए सिस्टम शब्द पर गौर करें। ज्ञान कोई हवा में पैदा होने वाली चीज नहीं है, यह सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से निकल कर आता है। जिसे आप भारतीय कह रहे हैं वह दरअसल अब भारतीय है ही नहीं। जो ज्ञान हमारे समाज का अंग ही नहीं है उसे पुनः कहीं से आयात करना पड़ेगा। क्या इसकी आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मेरा जन्म अस्पताल में नहीं हुआ था, घर पर ही हुआ था। डिलीवरी एक चमज ने करवाई थी। मेरे शब्दों के चुनाव पर मत जाइए, मकसद समझिए।
मैं यह कहना चाहता हूं कि डिलीवरी कराने की विधि का ज्ञान चमार समुदाय की महिलाओं के पास था। यह ज्ञान किसी ब्राह्मण गुरु जी के आश्रम में नहीं दिया जाता था। इस ज्ञान को चमार समुदाय की महिलाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती थी, उसमें अपना अनुभव भी जोड़ती जाती थी। इस तरह ज्ञान समृद्ध होता जाता था। इसके लिए उन्हें कोई नीट की परीक्षा नहीं देनी पड़ती थी। यह था सिस्टम, यानी कि व्यवस्था। क्या यह व्यवस्था आपको चाहिए? क्या यह व्यवस्था अब लागू भी की जा सकती है? मैं जानता हूं कि योगेंद्र यादव जी इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, इसलिए मैं थोड़ा और गहरे उतरता हूं। हमारे देश में सिजेरियन सेक्शन की परंपरा तो थी नहीं। जो परंपरा थी उसे चमार महिलाएं क्या कहती थी मुझे ज्ञात नहीं, पर अब तकनीकी भाषा में उसे एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन कहते हैं, और यह यूएस के अस्पताल में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए। हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा में इसे मालिश कहा जाता है। यह विधा भारत की है, जो अब हमारे यहाँ लगभग विलुप्त हो चुकी है। यह बहुत ही हालिया घटना है, लगभग 50 वर्ष की। क्या आप एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन को भारत में पुनर्स्थापित करना चाहेंगे? क्या यह संभव भी है? कैफेलिक वर्जन एक लंबी प्रक्रिया है। इसे 7-8 दिनों तक बार बार करना पड़ता है। कौन करेगा? डॉक्टर या नर्स? मान लीजिए आप उन्हें प्रशिक्षण दे भी देते हैं, तो भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और मेडिकल स्टाफ बहुत कम, वर्जन सेवा देना मुश्किल भी है। क्या आपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से इस संबंध में कोई चर्चा की है? अजीब सी बात कर रहे हैं आप। सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है पर व्यवहारिक नहीं है। मैं जोर देकर कहता हूं कि यादव जी आप गलत हैं। आपको लगता होगा कि हर व्यवस्था कभी ब्राह्मणों के पूर्ण नियंत्रण में थी और ब्राह्मण विरोध ही हमारी समस्याओं का अंत कर सकता है, पर ऐसा है नहीं। लोकप्रिय हिंदू धर्म कभी भी शास्त्रीय धर्म नहीं था, कभी हो भी नहीं सकता था। मैंने अपनी चर्चा की शुरुआत हेल्थ केयर से की, क्योंकि ज्ञान की एपिस्टेमोलॉजी में स्वास्थ्य ही केंद्र में रहा है। अगले एपिसोड में मैं फलिक ज्योतिष, मौसम के पूर्वानुमान, कृषि तथा पशुपालन पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं एलानिया या घोषणा करता हूं कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान का वर्तमान मुद्दा एक फूहड़ मजाक है, क्योंकि जो वह भारतीय है वह अब भी प्रचलन में है और जो भारतीय नहीं है वह इस बात से ही बाहर है। धन्यवाद।